औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो डिस्पर्शन से रिलेटेड है। हम कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे, कुछ मेन बातें इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो डिस्पर्शन डिस्पर्शन का मतलब होता है कि स्प्रेड आउट हो जाना, फैल जाना, इंतशार हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज़ का बिखर जाना। लाइक इस टाइप के वर्ड्स उसके होते हैं, मीनिंग में आते हैं। दिस मीन हाउ द डाटा यूनिट्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द ओवरऑल मीन, मतलब जो मीन वैल्यू थी, जो एवरेज वैल्यू थी, उससे डाटा कितना डिविएट कर गया है, कितना मतलब डेविएट कर गया, कितना दूर चला गया, ठीक है, डिस्पर्स कर गया है। तो इसमें हाउ द डाटा यूनिट्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द ओवरऑल मीन से कोई चीज़ कितनी दूर चली जाए तो वो डिस्पर्शन होती है। द टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, टू टाइप्स हैं डिस्पर्शन की, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड द रिलेटिव मेजर्स, ठीक है। आप जब देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स में आगे लिखा हुआ है कि मेंशन हुआ हुआ है कि सिमिलर यूनिट, जब हम सिमिलर यूनिट के अंदर डिस्पर्शन देखते हैं कि एक इस क्लास के स्टूडेंट्स की मतलब एवरेज हाइट फॉर एग्जांपल 5 फीट 4 इंच है, ठीक है, तो ये एवरेज है। अब इससे डाटा कितना डिस्पर्स किया, अब किसी की 4 आ रही है, किसी की 6 पे पहुंच गई है हाइट, किसी की, ठीक है, 5 फीट या 2 इंच है, 1 इंच है। तो हमने एक एक एवरेज निकाली कि मेजॉरिटी पीपल की इतनी थी। अब सबकी यूनिट सेम है, सबकी हम मतलब फीट ही चेक कर रहे हैं और इंचेस देख रहे हैं, ठीक है ना। सो उसकी यूनिट सेम है। इसी तरह अगर वेट की बात कर रहे हैं कि इतना केजी, फॉर एग्जांपल 70 केजी मीन निकला है या फिर 65 मीन निकला है, तो आप इससे कितनी वैल्यू डिस्पर्स कर रही होंगी। तो सिमिलर यूनिट को जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजर्स आ जाती हैं, और एब्सोल्यूट मेजर्स में हम मज़ीद 3 बातें देखते हैं। रेंज निकालने का फार्मूला होता है जी मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू इन द डाटा, कि सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल हाइट किसकी थी और सबसे छोटी हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट में से और सबसे छोटी हाइट क्लास में कितनी है, ठीक है, और हम उसको माइनस करके एक जितना भी डिफरेंस आता है उनका, तो हम कहते हैं ये रेंज है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं हम इसको, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। वो भी एक मीन से ही, एवरेज से ही हम इसको चेक करते हैं कि एवरेज वैल्यू से डाटा कितना डेविएट कर गया, ठीक है। और वेरिएंस, वेरिएंस भी एब्सोल्यूट मेजर में आता है, तो हमने याद रखना है कि एब्सोल्यूट मेजर में रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने वेरिएंस देखा। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिए हमने और उसका स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस बन जाता है। इसी तरह रिलेटिव मेजर्स आ जाती हैं। अब रिलेटिव नाम, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट है मतलब सेम यूनिट्स, और रिलेटिव मतलब मिलता तकरीबन इसके लगभग, ठीक है ना। रिलेटिव हम इसका मेजर्स में हम क्या बात करते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स आ रही होती हैं, और इसके अंदर जो चीज़ हम देखते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऊपर वेरिएंस भी देखा हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखा, नीचे सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन देखते हैं। तो ये चीज़ें हमने टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन में देख ली। अब हमने एब्सोल्यूट मेजर्स को वही सिंपल सा कंसेप्ट देखा है कि हम देख रहे होते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा, के डाटा के अंदर क्या वेरिएशंस हैं, और टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स विद सेम यूनिट्स। हम डिफरेंट ग्रुप्स को देख रहे होते हैं लेकिन उनकी यूनिट सेम होना लाजिम है। एब्सोल्यूट के अंदर बस वो बार बार एक ही बात करते हैं कि सेम यूनिट होनी चाहिए। रिलेटिव में वो कहते हैं कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं जी, डिफरेंट ग्रुप्स को देख रहे होते हैं और उनकी यूनिट्स भी डिफरेंट है, कोई पॉइंट्स में है, कोई केजी में है, कोई ग्राम्स में है, ठीक है। लेकिन हम डिफरेंट यूनिट्स को भी जब आपस में कंपेयर कर सकते हैं तो वो फिर रिलेटिव मेजर होती है, और उसके अंदर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। फिर वाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो क्या है जी, वाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट हैव द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन एज, कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 4 का, कोई 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, तो उसकी मीन निकाली तो 7। और मीन निकालने का तरीका क्या है, अगर हमें एक डाटा दिया जाए और कहा जाए जी मीन निकालें, ठीक है, तो हम प्लस कर देते हैं हर डिजिट्स को, हर वैल्यू को प्लस करके, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज़। ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इन सब का सम करके 9 पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर 7 आएगा। अगर कुछ पॉइंट्स में भी आ रहा है 6 पॉइंट कोई 9 9 आ रहा है तो हम उसको 7 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द एजेस आर 12 8 एंड 1, इसकी भी मीन 7 है, ओके। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इन दो डाटा की मीन बेशक सेम है लेकिन इनका स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट आएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन में वर्ड, अब हमने पीछे देखा था जी वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा, तो हम एब्सोल्यूट मेजर में ही देख रहे होते हैं और उसके अंदर ही स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। लेकिन हमने एक डेफिनेशन याद कर लेनी है जी, एवरेज वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स सेंटर, कि वो अपने सेंटर से
कितनी एवरेज वेरिएबिलिटी आ रही है, ठीक है, एवरेज वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेंटर। और वेरिएंस का वेरिएंस इज़ व्हाट, वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लो तो वेरिएंस बन जाता है। दोनों की अब मीन वैल्यू तो 7 थी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला होता है, वो आगे लिखा भी होगा। तो वो फार्मूला के तहत, ठीक है, उसके ज़रिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है कि 3.12 ईयर्स निकली और नीचे वाले की 5.56। तो दोनों की वो डिफरेंट है। रेंज हम आगे देख चुके हैं जी। अभी हम मेन चीज़ें इसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, वो रेंज है और इट इज़ बेस्ड ऑन द टू वैल्यूज़ ऑफ द डाटा। आपको बड़ी वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉलर वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट। और तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये रेंज है। एग्जांपल उसने हमें बता दी है कि अब इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू 78 थी और सबसे छोटी 8 थी, तो दोनों को माइनस किया तो 70 आ गया। तो इससे हमें वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा पता चल गई, रेंज पता चल गई जो कि 70 थी। रिलेटिव मेजर अभी हम पढ़ गए हैं कि उसके अंदर हम कंपेयर तो कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन वन ग्रुप। इट इज़ फ्री ऑफ यूनिट, मतलब ये यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या यूनिट है। और इट कैन हेल्प टू कंपेयर द वैल्यूज़ विद डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमें हेल्प कर रहा होता है कि अगर हमने दो वैल्यूज़ को मेजर करना है जिनकी डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हम कर सकें, ठीक है। कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो कि रिलेटिव मेजर है। और इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं आगे। हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देख लिया कि वो क्या होता है। उसने हमें बताया कि वी नो दैट सेंट्रल टेंडेंसी मीन इज़ द बेस्ट एवरेज, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द बेस्ट मेजर उसके लिए। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी मीन, उसने एक मीन की बात की है ना, कि जो सेंट्रल टेंडेंसी मीन होती है ना, वो बेहतरीन एवरेज होती है। मीन एक एवरेज ही तो है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन इज़ द बेस्ट एवरेज। और जो हम फिर उसके लिए जब हमें मीन पता होती है तो हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लेते हैं कि वो अगर कोई वैल्यू मतलब कितना डेविएट कर गई है उधर से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख रहे होते हैं। लेकिन अगर यूनिट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, इफ़ द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज़ द बेस्ट मेजर। ऊपर हमें मीन पता थी तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देख ली अगर इस डाटा में है कि नहीं। अगर हमें डिफरेंट यूनिट्स पता हैं तो हम CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सहारा लेते हैं, मतलब हम वो मेजर कर रहे होते हैं। तो ये वैसे ही समझाने के लिए उन्होंने दो बातों को रिलेट किया है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं, ठीक है। आगे कैलकुलेशन ऑफ द CV, इसके लिए एक फार्मूला हमें पता चल गया, ये MCQ आ सकता है, कि उन्होंने लिखा है कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैम्पल मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ऊपर ST लिखा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमें, अगर वैल्यू दी हुई है तो हम ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे, नीचे मीन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। और उसने एक बात हमें इंटरप्रिटेशन में बताई है, इंटरप्रिटेशन में, कि लेस CV इज़ मोर कंसिस्टेंट अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप। ज़्यादा अच्छी जो वैल्यू होती है, ज़्यादा कंसिस्टेंट जो वैल्यू है वो लेस CV है। जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उतना वो मेथड, उतना वो तरीक़ाकार अच्छा है। मिसाल उसने दे दी, ये दो वैल्यूज़ उसने हमें दे दी थी, मेथड 1 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मेथड 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों की मीन डिफरेंट थी। एक की मीन 33.693 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.73 था। फार्मूला हमें पता है कि ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, नीचे मीन लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो जब हमने ये फार्मूला वगैरह सारा पुट किया, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आया, फिर इसी तरह सेकंड में हमने मीन लगाई, ST लगाई, तो एक के अंदर जो CV था, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, वो 31.85 लिखा रहा था, एक 30.67। तो ये MCQ हमसे पूछा जा सकता है कि विच मेथड इज़ बेस्ट। दो दो CV दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जितनी कम वैल्यू होगी CV की, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना मेथड, उतना वो चीज़ कंसिस्टेंट है, उतनी अच्छी है, तो सेकंड मेथड इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये एक MCQ हमारा काम आ सकता है। फिर आगे उन्होंने एक एम्पिरिकल रूल बताया है कि अगर हमें मीन वैल्यू पता है, उसके अंदर हम प्लस माइनस के करते हैं और मल्टीप्लाई बाय SD कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एम्पिरिकल रूल कह रहे होते हैं। और इसका उसने क्या टेल्स अस द व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल्स विद इन द मीन प्लस माइनस के मल्टीप्लाई बाय SD। तो के की वैल्यू यहाँ 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो हमें मीन भी दी जा सकती है और SD भी दी जा सकती है। अगर उन्होंने बताया वो एडवांटेज ऑफ दिस रूल ना, तो इस फार्मूला के अंदर, एम्पिरिकल रूल के अंदर, जब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ना, तो हमें ना रेंज पता चल सकती है, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं। अब देखिए उन्होंने इंटरप्रेट क्या किया, उन्होंने लिखा हुआ है
कि हमने कहा ना के की 3 वैल्यू हैं, या तो हम के की जगह 1 लगा लेंगे, या हम के की जगह 2 लगा लेंगे, या के की जगह 3 लगा लेंगे, ठीक है। तो जब 1 लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो 68% ऑब्जर्वेशन जो होगी वो फॉल करेगी इसके अंदर। जब हम 2 की वैल्यू लगाएंगे तो 95% ऑब्जर्वेशन फॉल्स बिटवीन द मीन, ठीक है। और अगर हमने 3 वैल्यू लगाई है तो 99% ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो फॉल करेगी मीन इस वैल्यू में। अब हमने करना यही होता है कि हम ना जो के मल्टीप्लाई बाय एस टी होता है ना, वो पहले फ़ौरन कर लेते हैं, वो पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि के 1 रखा है, जैसे कि आगे उन्होंने बताया हुआ है, एग्जांपल हमें दी एग्जांपल दिया एक कि 45 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, के की वैल्यू हमने 1 रखी है, 45 मीन था, 3 उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों गिवन हैं, तो क्या रेंज फाइंड करो। तो 1 पहले हमने वैल्यू रखी है ना के की, अब तो 1 को हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, 3 1 तो 3 आ गया। अब तो अब हमने 3 को प्लस भी करना है 45 में, और हमने अब 3 को माइनस भी करना है 45 में। जब 3 ऐड करेंगे 45 में तो 48 आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। एक लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, तो रेंज आ गई कि नहीं आ गई। तो हम इस तरह हम रेंज फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगर हम 2 लगाएंगे तो फिर क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा। फिर 45 में हमने 6 प्लस करना है, और 45 में हमने 6 माइनस करना है। अगर हम के की वैल्यू 3 लगा देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी वही है, मीन की वैल्यू भी है, 3 3 9 हो जाएगा। तो 45 में 9 प्लस कर लेंगे और 9 माइनस कर लेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक छोटी, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो अब उसने इंटरप्रेट कर दिया कि 68% डाटा लाई बिटवीन दिस, ठीक है ना, ये रेंज है। अब थोड़ा सा हमारा आखिरी पॉइंट रह गया और बहुत इजी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं कि स्क्यूनेस हम देख लेंगे और नॉर्मल कर्व कौन सी होती है। जो नॉर्मल, ये देखें एक नॉर्मल कर्व है, दोनों साइड पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा ना, इसको हमने नाम दिया डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर, ठीक है। तो मतलब इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे सेम डाटा है, और जो इक्वल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा होता है ना, उसकी पीक पर ही मीन, मीडियन और मॉड होता है। उसकी एक ही वैल्यू मीन भी होती है, वही उसकी मॉड होती है, वही मीडियन होती है नॉर्मल में। लेकिन अगर स्क्यूनेस आ जाए, अगर डाटा स्क्यूड हो जाए, स्क्यूनेस आ जाए अंदर, ठीक है, तो मेयर्स लुक एट हाउ लूप साइडेड द डिस्ट्रीब्यूशंस आर, मतलब हाउ फार फ्रॉम द आइडियल ऑफ द नॉर्मल वैल्यू दे आर, मतलब वो नॉर्मल से कितना दूर चले गए, कितनी लूप बन गई है। हम ये देखते हैं कि वन द मीडियन एंड द मीन आर डिफरेंट। जब पहले नॉर्मल में मीन वैल्यू भी पीक पे आ रही थी, और मीन भी और मीडियन भी ना, तो लेकिन अगर वो मीन और मीडियन की वैल्यू अब डिफरेंट आ रही है तो हमें उसी वक्त देख के पता चल जाएगा जो डाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके अंदर स्क्यूड है वो डाटा। ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द स्क्यू, जितना उसमें फ़र्क है ग्रेटर उसमें स्क्यूनेस आ जाएगी, ये एक फार्मूला है। अच्छा, फिर इंटरप्रिटेशन द स्क्यूनेस फॉर द नॉर्मल कर्व। अगर एक कर्व ही नॉर्मल है तो उसके अंदर अगर पूछा जाए स्क्यूनेस कितनी होगी तो वो ज़ीरो होगी। अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव कर्व की स्क्यूनेस वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगी, ज़ीरो से कम है नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव स्क्यू होगी। ये उसने हमें बता दिया कि पॉजिटिव स्क्यू याद रखना है कि हमेशा इसकी टेल राइट साइड पे बढ़ी होगी। पॉजिटिव स्क्यू में जो टेल होगी, जो टेल है आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर हम, अच्छा ठीक है, और अगर हम देख रहे हैं कि उसका जो टेल है वो नेगेटिव साइड पे जा रही है, मतलब लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो नेगेटिव स्क्यू होगा। हमसे पूछा जा सकता है कि टेल पॉजिटिव सॉरी टेल राइट साइड पे है तो वो क्या है, हमें डायग्राम बना कर दी जा सकती है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, लेफ़्ट पे है तो नेगेटिव है। ये आप देख लेना, पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके मीन भी वही है, मीडियन भी वही है, मॉड भी वही है। और अगर पॉजिटिव स्क्यू की बात करें ना, तो पॉजिटिव मतलब टेल अब राइट साइड पे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो बिल्कुल सेंटर में है मीडियन है, वो मीडियन हमेशा सेंटर में रहेगा। और जो मॉड है वो पीक वैल्यू है, जहाँ पर आपकी कर्व की पीक होगी वो मॉड है, ठीक है ना, द मोस्ट रिपीटेड थिंग, एंड हम इसको वही कहते हैं। तो मॉड का है पीक के ऊपर है, मीडियन हमेशा सेंटर में होगा और मीन हमेशा टेल की तरफ पे है। जिस तरफ डाटा की टेल जा रही है ना उस तरफ करके है, इक्वल डिस्टेंट करके उन्होंने बनाई है। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसलिए हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लिया और थोड़ा देख भी लिया। आखिरी कॉन्सेप्ट है और आखिरी स्लाइड है हमारी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
कि कर्टोसिस क्या है, the measures of the kurtosis look how sharply the distribution rises to the peak and then drops away, कि कितनी शार्पली, कितनी तेज़ी से, कितनी अच्छे से कोई डाटा पीक पे गया और वहाँ से वापस नीचे फॉल किया है। इसको हम कर्टोसिस कह रहे हैं कि हाउ शार्पली द डिस्ट्रीब्यूशन राइजेस टू द पीक एंड देन ड्रॉप्स अवे। इट इज़ अ मेजर ऑफ वेदर द डाटा आर पीक्ड और फ्लैट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या डाटा पीक पे है या वो फ्लैट है रिलेटिव टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉर्मल वैल्यू ये देखें, ये मीज़ो कर्टिक जो वैल्यू होती है ना, मीज़ो कर्टिक, ये नॉर्मल होती है। नॉर्मल से डाटा कितना पीक पे है, नॉर्मल से कितना फ्लैट है। अब सी देखें थोड़ा फ्लैट है, तो ये देखते हैं हम। तो डाटा इज पीक्ड और फ्लैट relative to the normal distribution. This is the data sets with high kurtosis tend to have a distinct पीक नियर द मीन। ओके, तो जो डाटा होता है ना जिसकी कर्टोसिस वैल्यू मतलब ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पीक होगी, उसकी पीक हमेशा नियर द मीन ही होती है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि मीन वैल्यू भी उधर ही लाइक आ रही है। तो जितनी हाई कर्टोसिस वैल्यू है मतलब पीक उतनी ज़्यादा है और डिक्लाइन भी उतना ही जल्दी से आएगा और उतना फॉल करेगा, उतनी टेल उसकी फिर हैवी होगी। जितना पीक पे गया उतना नीचे भी तो आना है ना उसने। इसी तरह डाटा सेट्स विद लो कर्टोसिस, जितनी लो कर्टोसिस है उसकी उतनी ही फ्लैट टॉप होगी नियर द मीन रादर दैन द शॉर्प पीक। तो फिर जितनी उसकी कर्टोसिस की वैल्यू लो है, आप देखें कर्टोसिस की वैल्यू ज़ीरो हो तो वो नॉर्मल है। कर्टोसिस की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ज़्यादा वैल्यू है, के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो उतना वो पीक्ड डाटा होगा, उतना ऊंचा है वो डाटा। और जितनी वैल्यू के की कम है, के की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ज़ीरो से भी कम है, तो वो फ्लैट होगा। और एक को हमने मीज़ोकार्टिक का नाम दिया, एक को हमने लेप्टोकार्टिक का नाम दिया, एक को हमने प्लेटिकार्टिक का नाम दे दिया। ठीक है, लेप्टो मीन्स जिसमें एल फॉर लॉन्ग होती है, तो वो लॉन्ग पीक है उसकी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने इसके अंदर डिस्पर्शन देखा, टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर, फिर रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत ही जाना कि फिर सेम यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट देख रहा है, और हमने फार्मूला देखा सीवी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। ठीक है, फिर ये कर्टोसिस वगैरह इसकी यूनिट्स देखी है हमने। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।